हाँ डिपेंड करता है कि कहाँ से मैसेज आ रहा है। स्टॉप करके आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आईफर्स 15 का 5 स्टेप मॉडल सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। स्टेप 4 allocate transition price to each performance obligation on the basis of standalone selling price. And step 5 recognize revenue as and when each performance obligation is satisfied. अब हमने इन एक एक स्टेप को डिटेल में कवर करना है। एक एक स्टेप के ऊपर हमारी मल्टीपल 2 से 3 क्लासेस लगेंगी, तो जाके हम एक एक स्टेप की बारीकी समझ आएगी। तो अगले ही पेज पर आए तो हमारे पास आ रहा है स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। सबसे पहले आसान आसान सी बातें लिखी हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more parties that create enforceable rights and obligation. That creates enforceable rights and obligation. दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान एग्रीमेंट जो पार्टीज के दरमियान enforceable rights and obligation क्रिएट करें, इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। ये सिंपल कॉमन लेमैन डिक्शनरी डेफिनेशन है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कोई अरेंजमेंट, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, थर्ड पार्टी का कोई enforceable rights and obligation क्रिएट हो रहा है, तो इस अरेंजमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना जरूरी नहीं है। इट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। डिपेंड करता है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो वहां के क्या नॉर्म्स हैं। कुछ जगह, कुछ मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करो तो प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग, कोई फ्लैट बेंगलोर सेल परचेस करते हो तो इसका कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नॉर्म्स हैं कि ये चीजें रिटन कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे हो रही होती है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दुकान वाले से, परचून वाले से बाय करते हो, वहां रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। वहां तो आपने उसको पुकारा कि भाई फला चीज दे, तो उसने आपको वो चीज दे दी, वहां वर्बल कॉन्ट्रैक्ट का नॉर्म। तो जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस मार्केट के नॉर्म्स के हिसाब से इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अब ये तो मैंने जनरल बातें की कि एक एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और वो रिटर्न वर्बल या इम्प्लाइड हो सकता है। आईफर्स 15 ये कहता है कि हमारी नजर में अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है, हमारी नजर में अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है, उस पर आईफर्स 15 का स्टेप 1 अप्लाई होना है, तो उसमें कम से कम ये 5 एट्रीब्यूट्स, कम से कम ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हो। आईफर्स 15 ये कहता है कि अगर आप स्टेप 1 के तहत एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का नाम देना चाहते हो तो उसमें कम से कम ये 5 चीजें, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। आईफर्स 15 requires contract to have the following attributes. Number 1, parties have approved the contract and committed to perform their respective obligations. Each party right to goods and service can be identified. Payment terms for goods and service can be identified. Contract has commercial substance and it is probable that consideration will be received. Evaluate customer's ability and intention to pay. अभी theoretical point है, ये theory की बातें मैं लेकिन quickly discuss कर लेता हूँ। 5 attributes, 5 characteristics होंगे एक एग्रीमेंट में, तो वो आईफर्स 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। स्टेप 1 पूरा होगा, फिर हम स्टेप 2 पे जाएंगे। पार्टीज अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी पार्टीज है उन्होंने रिटर्न या वर्बल अप्रूवल दियो, कमिटमेंट शो किए, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। स्टेप 2, ईच पार्टी राइट्स टू गुड्स एंड सर्विस कैन बी आइडेंटिफाइड। ईच पार्टीज राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो इसको एग्जांपल यूं दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट आता है और मुझसे फ्री आईक्यू में वर्कशॉप अटेंड करता है और मुझसे बड़ा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि सर आप तो बड़ा ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, मैंने कैफ तो कहीं और से पढ़ लिया लेकिन इंशाल्लाह मैं सीए फाइनल में आपसे पढ़ूंगा। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सीए फाइनल में पढ़ेगा लेकिन इसने कोई गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफाई नहीं किए। क्या वो सीफे 1 की बात कर रहा था या वो सीफे 1 की बात कर रहा था?
कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरह का डिस्कशन हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइड नहीं है तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विस कैन बी आइडेंटिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट में आपको कस्टमर से जो कंसिडरेशन एक्सपेक्टेड है ये भी डिफाइंड हो। भाई फॉर एग्जांपल नया हमने IQ स्टार्ट किया, हमने बच्चों को इनवाइट किया कि भाई आप आगे क्लासेस लें, जो दिल करे पे कर दीजिएगा। अब ये आपका दिल करता है नहीं करता, IFRS 15 आपके दिल की बेसिस पे नहीं चलेगा। अच्छा, जब मैं पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहा हूं ना, तो पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कंसिडरेशन फिक्स्ड हो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कंसिडरेशन फिक्स्ड हो, कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि भाई FAR2 की फीस है 18,000 रुपए, अगर पास हो जाते हो, और अगर FAR2 में फेल हो जाते हो तो फीस है 5,000 रुपए, और जो भी फीस है वो आपने रिजल्ट के बाद देनी है। FAR2 पढ़ो सुकून से, रिजल्ट आ जाए उसके बाद अगर पास हो गए तो 18,000, फेल हो गए तो 5,000। अब ये पॉइंट नंबर 3 की कंडीशन पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने फीस को फिक्स नहीं किया, लेकिन डिटर्मिनेबल तो कर दिया ना, कि पास हो गए तो 18,000, फेल हो गए तो 5,000। तो अगर कोई अमाउंट डिटर्मिनेबल है, किसी चीज पे डिपेंडेंट है, तो इसको भी मैं कहूंगा कि पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड है। या मैं कह दूं कि भाई फीस तो 18,000 रुपए, जितने दिन हमारा कोर्स डिले होता रहेगा हर दिन के हिसाब से हम 1,000 रुपए फीस से कम करते जाएंगे, लेकिन जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा तो जल्दी खत्म होने के नतीजे में 1,000 आपको एडिशनल देने पड़ेंगे। तो अब ये फिक्स्ड हमने नहीं किया, लेकिन हमने पेमेंट टर्म्स को डिटर्मिनेबल बना दिया। कॉन्ट्रैक्ट एज कमर्शियल सब्सटेंस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि सामने वाली काउंटर पार्टी आपका कस्टमर हो। अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, अपने ओनर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट टर्म्स पे नहीं हो रहा होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगी, वो एक रिलेटेड पार्टी स्टैंडर्ड IS 24 के तहत डिस्क्लोज किया जाएगा, फिर उसको हम यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट है इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड, इवैल्यूएट कस्टमर एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे। आप कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले कस्टमर को भी असेस करो कि क्या वो पैसे देगा या नहीं। उसके लिए आपको दो चीजें लिखनी है, सामने वाले की औकात, सामने वाले की नीयत। क्या सामने वाले की औकात है मुझसे पे करने की, क्या सामने वाले की नीयत है मुझे पे करने की। भाई बच्चा आता है सर मेरा FAR2 3 अटेम्प्ट से रुक रहा है, आप पास करवा दे, आप जो बोलेंगे मैं दूंगा। मैंने उससे कहा तो फिर बोल रहे हो तो फिर मैं जो मांगू वो देना, लेकिन मैंने उसको FAR2 पढ़ा दिया, मुझे पता है ये कुछ भी नहीं देना, ये क्लास खत्म होने के बाद दिखेगा भी नहीं। तो मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त सामने वाले की इंटेंशन और एबिलिटी दोनों को इवैल्यूएट करना। तो एक थ्योरेटिकल सी बात थी कि एक एग्रीमेंट में कम से कम ये 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो जाके स्टेप 1 का क्राइटेरिया मीट होगा। नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, parties have approved the contract and committed to perform. Each party's right to goods and services are identified. Payment terms are identified. Contract has commercial substance, and it is probable that consideration be recovered. What if कि आप एक कस्टमर के साथ एक अरेंजमेंट में एंटर होते हो, आप एक कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होते हो, लेकिन इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिस हो जाता है। इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिस हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई अगर एक एग्रीमेंट में ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसका मतलब है स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, फिर स्टेप 2 भी जाएंगे, स्टेप 3 भी जाएंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे, स्टेप 5 के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ये एक एग्रीमेंट किया जिसमें ये एट्रीब्यूट्स ही मिसिंग थे, स्टेप 1 ही पूरा नहीं हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट भी कंक्लूड हो गया। तो फिर इस केस में अगले पेज पे आओ। पॉइंट फॉर रिपीट करता हूं। If a contract does not meet any of the above condition, एक कॉन्ट्रैक्ट में ये जो 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, अगर इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट मिसिंग है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन either of these two event happens. अगर एक एग्रीमेंट में इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब इन दोनों में से कोई एक बात नहीं हो जाती। अब देखिए क्या क्या है। The entity performance is complete. Substantially all the consideration has been collected and it is not refundable.
यानी पहले वाले इवेंट में अगर आप मार्क करो ना तो 3 कंडीशंस हैं। एंटिटी परफॉर्मेंस हैज बीन कंप्लीटेड, पहली कंडीशन, कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, दूसरी कंडीशन, एंड कंसीडरेशन इज नॉन रिफंडेबल, तीसरी कंडीशन। तो अगर ये तीनों बातें पूरी हो जाती है, अब अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। और या फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, द कंसीडरेशन इज रिसीव्ड एंड द कंसीडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। दूसरे वाले इवेंट में भी 3 कंडीशन है। देखो पहले वाले इवेंट में क्या कह रहा है, तुमने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी हो, यानी कि कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस दे दी हो, तुम्हें कस्टमर से पैसा मिल गया हो और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो, ये तीनों बातें पूरी होंगी तो तुम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, तुम्हें पैसा मिल जाए और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो। तो दूसरे वाले में भी 3 ही कंडीशन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, पैसा मिल जाए और पैसा नॉन रिफंडेबल हो तो तुम अपना रेवेन्यू। तो इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाएगा तुम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। If a contract does not meet any of the above condition, revenue is recorded only when either the entity performance is completed, substantially all the consideration has been collected and it is non-refundable, the contract has been terminated and the consideration received is non-refundable. सेकंड पॉइंट रीड करता हूं, लेकिन वो हमें सवाल में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। An entity shall recognize the consideration received from a customer as a liability until one of the event occurs or until the criteria are subsequently met. In either case, the liability shall be measured at the amount of consideration received from the customer. देखो वो क्या कह रहा है इस पॉइंट में, कहता है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 या 5 में से कोई एक एट्रीब्यूट मिसिंग है तो आप रेवेन्यू उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब 2 में से कोई एक बात ना हो जाए। पहली वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, पैसा मिल जाए और पैसा नॉन रिफंडेबल हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, पैसा मिल जाए और पैसा नॉन रिफंडेबल। सर व्हाट इफ कि कस्टमर ने पैसा तो दे दिया लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ। व्हाट इफ के कस्टमर ने पैसा तो दे दिया लेकिन अभी मैंने गुड्स एंड सर्विस कस्टमर को नहीं दिए। तो इस केस में जो कस्टमर से आपको पैसा मिला है आप उसे अपने पास एज अ लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से रिकॉर्ड कर लें। सर पैसे तो नॉन रिफंडेबल है, एक चीज लॉजिकली सोचिएगा, एक इदारा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, वो कहते हैं कि भाई आपने फीस पे करनी है, लेट से मंथ के स्टार्ट पे या 3 महीनों के एडवांस में या 6 महीनों के एडवांस में या पूरे साल के एडवांस में। आप 1 साल की फीस एडवांस में दे और 1 साल तक हमारे से पढ़े, फीस नॉन रिफंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी XYZ कॉलेज की एग्जाम्पल ले लूं कि जनरली स्कूल्स वगैरह में ऐसा होता है कि आपसे पूरे साल की फीस एडवांस में ले ली, फीस नॉन रिफंडेबल है, लेकिन वो फीस क्यों ली गई है, ताकि आपके बच्चे को अगले 12 महीनों तक स्कूलिंग की जाएगी। लॉजिकली सोचो, क्या रेवेन्यू डे 1 पे डिसाइड होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए पूरे 12 महीनों पे, लेकिन फीस तो नॉन रिफंडेबल थी। सर रेवेन्यू पैसे के मिलने की बेसिस में नहीं, उस वक्त रिकॉर्ड हो जाता है तो गुड्स एंड सर्विसेज दी जाती। तो इवन तो भाई फॉर एग्जांपल तुम जिम में जाते हो और जिम में तुमने क्या कहते हैं 1 साल की एडवांस मेंबरशिप ले ली, वो नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन जिम वाला रेवेन्यू अपना डे 1 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जैसे जैसे 12 महीने गुजरेंगे वैसे वैसे वो रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कंसीडरेशन की बेसिस पे नहीं, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। एक आसान सा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए अगर आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। Question number 2, agreement that do not meet the criteria for contract under IFRS 15. Mr. Oves agreed on 1st March 2017 to sell 5 cutting machine to Exum Enterprise. एक बंदा है अवेस, उन्होंने Exum Enterprise के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 काटने वाली मशीन सेल करेंगे। Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's right cannot be identified. लेकिन इनके एग्रीमेंट में कुछ डेफिशिएंसी आ गई जिसकी वजह से इनके राइट आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। और 31 मार्च 2017 मिस्टर अवेस डिलीवर्ड द गुड्स एंड दीज वर एक्सेप्टेड बाय द एक्सम एंटरप्राइज। 31 मार्च में हमने उनको कटिंग मशीन डिलीवर कर दी और उन्होंने वो मशीन एक्सेप्ट भी कर ली। आफ्टर 10 days of the delivery, 10 April 2017, एक्सम एंटरप्राइज मेड द फुल पेमेंट and the payment is non refundable. इन्होंने पेमेंट कब की है? 10 अप्रैल 2017 पे।
हाउ शुड द रेवेन्यू हाउ शुड अबेस रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? देखें, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस सवाल में हमने कटिंग मशीन कब डिलीवर की है? 31 मार्च 2017 पे। हमें पैसे कब मिल रहे हैं? 10 अप्रैल 2017 पे। कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? आम हालात में हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो। इस सवाल में गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही है 10 मार्च को, सॉरी 31 मार्च को, और पैसे कब मिल रहे हैं? 10 अप्रैल को। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर? सर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 10 अप्रैल 2017 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर ही पूरा नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है ना सेकंड लाइन में, ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट ईच पार्टीज राइट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ही पूरी नहीं हुई थी, तो आपको इफ एनी एट्रीब्यूट इज मिसिंग वाली कॉन्सेप्ट में चले गए। उसमें दो बातें थी, या तो गुड्स एंड सर्विस डिलीवर हो जाए, पैसा भी मिल जाए और पैसा नॉन रिफंडेबल हो, ये तीनों बातें हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, पैसा भी मिल जाए और पैसा नॉन रिफंडेबल हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। जब तक इन दो में से कोई एक इवेंट नहीं होगा, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अब यहां देखिएगा, मिस्टर रवेश के साथ मसला ये हो रहा है, मिस्टर रवेश के साथ मसला ये हो गया, मिस्टर रवेश ने एग्जाम एंटरप्राइज के साथ जो एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही मीट नहीं कर रहा। वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा। हुआ ये कि इसने 31 मार्च 17 पे डिलीवरी दे दी गुड्स की, लेकिन 10 अप्रैल 17 पे इसको पेमेंट रिसीव हुई। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही मीट नहीं हो रही, तो मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए दो में से किसी एक इवेंट का वेट करना पड़ेगा। पहला इवेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई हो, पैसा मिल गया हो और पैसा नॉन रिफंडेबल हो, तो इसके तहत मुझे रेवेन्यू कहां रिकॉर्ड करना है? यहाँ पे। अब सवाल ये है कि 31 मार्च 2017 पे मैं रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, पैसे भी मुझे 10 तारीख को मिल रहा है, लेकिन 31 मार्च 17 पे मेरे पास से इन्वेंट्रीज जा रही हैं। मुझे नहीं पता है सवाल में क्या वैल्यू है इन्वेंट्री की, मुझे इतना पता है कि इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। इससे डेबिट क्या होगा? मैं रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू तो मुझे कहां रिकॉर्ड करना है? जब वो तीनों कंडीशंस पूरी हो जाए। तो मेरी इन्वेंट्री तो चली गई, अब डेबिट क्या करेंगे यहाँ पे? सर डेबिट क्या होना चाहिए यहाँ पे? लायबिलिटी कभी डेबिट ही नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर यहाँ पे दो में से कोई एक अजम्पशन ली जा सकती है। assumption 1, if goods are recoverable। भाई एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि कस्टमर हमसे गुड्स लेके चला गया, कोई पैसों वैसों की बात नहीं की, कुछ डिटेल में बात नहीं की, गुड्स लेके चला गया, लेकिन मुझे पता है कि यार मुझमें इतनी ताकत है कि मैं इससे या तो पैसे निकलवाऊंगा या अपने गुड्स वापस लेकर आ जाऊंगा। एट टाइम्स दुकान में ऐसा होता है ना कि आप किसी दुकान वाले से कोई चीज लेकर आ गए, आपने कहा यार बाद में सब करता है, अब वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ही पूरी नहीं हुई, आपने रेवेन्यू का अमाउंट ही नहीं बताया। लेकिन दुकान वाले को पता है कि यार इस बंदे से या तो मैं पैसे लूंगा या मैं अपनी चीज वापस लूंगा। तो अगर तो वो उसने जो मशीन दी वो रिकवरेबल है, तो फिर यहाँ पे वो रिकॉर्ड करेगा राइट टू रिकवर एसेट। और अगर assumption 2, if goods are not recoverable, यानी कस्टमर गुड लेके चला गया, पैसे की कोई बात नहीं की, अब पता ही नहीं है कि ये गुड्स रिकवर हो सकते हैं या नहीं, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? सर 31 मार्च 17 पे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स या एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर मुझे लगता है कि यार भले गुड्स लेके गया, कॉन्ट्रैक्ट में डेफिशिएंसी, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे गुड्स या पैसे वापस ले लूंगा, तो मैं राइट टू रिकवर एसेट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और मुझे लगता है यार ये गुड्स भी लेके चला गया, पता नहीं पैसे देना दे, गुड्स देना दे, तो डे 1 पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना।
फिर इसने क्या करा, 10 तारीख को पैसे दे दिए। इसने क्या करा, 10 तारीख को पैसे दे दिए, तो 10 तारीख को मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। आइदर मैं ये असम्पशन फॉलो करूं, आइदर मैं ये असम्पशन फॉलो करूं। 10 अप्रैल 17 पे इन्होंने अमाउंट बताई है, अमाउंट नहीं बताई। कैश डेबिट रेवेन्यू, इस केस में भी 10 अप्रैल 17 पे कैश डेबिट रेवेन्यू। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं कोई और एंट्री बननी चाहिए? जबरदस्त सर। जब यहाँ पे उसने पैसे दे दिए तो अब तो मुझसे गुड्स नहीं मांगूंगा और एक तरीके से मेरे गुड्स बिक गए, तो फिर यहाँ एक और एंट्री बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट राइट टू रिकवर। क्या ये समझ आ रहा है? मैं कोई चीज ना समझ आ रही तो मुझसे पूछें, कॉपी करें इसे। सर हम आज की क्लास को जल्दी ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को रही होगी।